दिल्ली में अकेली रह रही निकिता को उसका खाली घर काट खाने को दौड़ता था। बेटा सूरज एक विदेशी लड़की से शादी करके हमेशा के लिए विदेश में बस चुका था। अभी हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र में रह रहे बेटी दामाद के पास वह ये सोचकर आई थी कि कुछ ही दिनों के लिए सही उसका अकेलापन तो दूर होगा, फिर उसकी गर्भवती बेटी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन पिछली रात 11 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वह पानी पीने को उठी तो बेटी और दामाद के कमरे से धीमी स्वर में आ रही आवाज़ ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही थी। यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएंगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्च ही चलाना मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। दामाद का झल्लाहट भरा स्वर उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती? पर मैंने भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई हैं खाने वाले की छुट्टी कर दी है, ये बोलकर कि माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन होता है। क्योंकि मम्मी नर्स भी हैं तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्च ही कितना है, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वह हमारे पास सुकून से रहेंगी तो आज नहीं तो कल उनकी सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी इंडिया वापस नहीं आने वाला। कहती हुई बेटी की हंसी उसके कानों में पड़ी। उसे लगा वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेंगी। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वह कमरे तक आई थी। बेटी और दामाद की हकीकत से रूबरू हो उसका मन बड़ा आहत हुआ। दिल की बेचैनी और छटपटाहट थोड़ी कम हो इसलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वह घर के पास बने उस पार्क में आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। निगाहें सामने थी पर मन में वही ऊहा-पोह थी। तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी की उम्र के 3-4 व्यक्ति खड़े बातें करते नजर आए। वह आगे कुछ सोचती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता दिखाई पड़ा। वह घबरा गई कि क्या करे। अजनबी शहर में अजनबियों की ये जमात, इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में ये घबराहट कैसी? अरे वह कोई लड़की थोड़ी ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा हो। उसने अपने आप को तसल्ली दी। हे निक्की, तुम यहाँ कैसे? अचकचा सी गई वह ये चिरपरिचित आवाज़ सुनकर। कौन निक्की? माफ़ कीजिएगा, मैं निकिता पास ही के अपार्टमेंट में रहती हूँ। हड़बड़ाहट में निकिता अपने बचपन के नाम को भी भूल गई। आवाज़ को पहचानने की भी उसकी भरपूर कोशिश नाकाम ही रही। हाँ हाँ आदरणीय निकिता जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आई एम संदीप फ्रॉम भोपाल। भोपाल शब्द सुनते ही जैसे उसकी खोई याददाश्त लौट आई। जाने कितने सालों बाद उसने ये नाम सुना था जो उसके भीतर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर संदीप को सामने खड़ा देखकर भी वह पहचान नहीं पा रही थी। कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वह दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला संदीप और कहाँ कुछ उम्र दराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक ये संदीप। उसे बहुत अचरज हुआ और अथाह खुशी भी। अपना घर वाला नाम सुनकर उसे यूं लगा जैसे वह छोटी बच्ची बन गई है। अरे अभी भी नहीं पहचाना? कहकर संदीप ने धीरे से उसके कंधे को हिलाया। क्यों नहीं संदीप, बिल्कुल पहचान लिया। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, कहकर उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। दोस्तों से परिचय होने के बाद निकिता ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए संदीप, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए, परंतु कल शाम 5 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। आओगी ना निक्की? संदीप ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था पर उसका मन खुशी से सराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति मिल गई थी। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान सभी कुछ गायब हो चुका था। इतने समय बाद इस अजनबी शहर में संदीप का मिलना उसे किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और बिस्तर पर लेट गई। खुशी के अतिरेक से उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की किताब का हर पन्ना उसके सामने एक एक कर खुलता जा रहा था, जिसमें वह स्पष्ट देख पा रही थी अपने दोस्त को और उसके साथ बिताए उन मधुर पलों को जिन्हें वह खुलकर जिया करती थी। बचपन का वह समय जिसमें उनका हंसना, रोना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना सब संदीप के साथ ही होता था। गुस्से व लड़ाई के दौरान तो वह संदीप को उठाकर पटक भी देती थी। दरअसल वह शरीर से मजबूत थी और संदीप दुबला पतला।
फिर भी उसके लिए संदीप अपने दोस्तों तक से भिड़ जाया करता था। कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, छुपा छुपी जैसे कई खेल खेलते वह कब स्कूल से कॉलेज में आ गए थे पता ही नहीं चला था। पर संदीप ने वकालत की फील्ड चुनी थी और निकिता ने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद संदीप उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया और इसी बीच उसके भैया भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रह रहे एक व्यवसायी रणवीर से कर दी थी। शादी के बाद से उसका भोपाल आना बहुत कम हो गया। इधर ससुराल में उसके पति रणवीर माता पिता की इकलौती संतान और एक मनमोजी तथा हठी इंसान थे, जिनके दिन से ज़्यादा रातें रंगीन हुआ करती थी। शराब और शबाब के शौकीन रणवीर ने उससे शादी भी सिर्फ माँ बाप के कहने से ही की थी। उन्होंने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह उनके लिए भोग की एक वस्तु मात्र थी। उनके लिए पत्नी की हैसियत पैरों की जूती से बढ़कर और कुछ नहीं थी। लेकिन निकिता के सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत प्यार व अपनापन दिया। सास तो स्वयं ही उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वे निकिता पर बहुत स्नेह रखती थी। उनसे निकिता का अकेलापन व उदासी छिपी नहीं थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। निकिता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि रणवीर को उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अपनी माँ के सामने उसकी एक न चली। निकिता के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। पर रणवीर के लिए निकिता आज भी अस्तहीन थी। निकिता का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वह अपने दिल की सारी बातें रणवीर से शेयर करना चाहती थी, परंतु अपने बिजनेस और उससे बचे वक्त में अपनी रंगीन जिंदगी जीते रणवीर को कभी निकिता की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस बेरंग जिंदगी को जीते जीते निकिता 2 प्यारे बच्चों की मां बन चुकी थी। बेटे सूरज व बेटी शैली के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी। पर रणवीर की जिंदगी अभी भी पुराने ढर्रे पर थी। निकिता के बच्चों में व्यस्त रहने से उसे और आज़ादी मिल गई थी। हाँ, निकिता की जिंदगी ने ज़रूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी हृदयघात से ससुर की मौत होने से उस पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक रूप से निकिता उन्हीं पर निर्भर थी। रणवीर को घर गृहस्थी में पहले ही कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को मालिक समझने लगा। दिनों दिन अय्याश होता रहा। निकिता बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। ये देखकर उसकी सास ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आधी जायदाद निकिता के नाम करने का निर्णय लिया। ये पता लगते ही रणवीर ने घर आकर निकिता को आड़े हाथों लिया, परंतु उसकी मां ने बहू का पक्ष लेते हुए उसे लताड़ लगाई। वह घर छोड़कर चला गया। निकिता का मन बहुत आहत हुआ। जिस रिश्ते को उसने हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, आज वह पूरी तरह दरक गया। उसका मन चाहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर जायदाद के पेपर रणवीर के मुंह पर मार उसे ये समझा दे कि वह दौलत की भूखी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर निकिता के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सास की देखभाल में व्यस्त निकिता अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफ़ों के बारे में सोचने का ना ही उसके पास वक्त था और ना ही ताकत। उसके बच्चे अब कुछ समझदार हो चले थे। ऐसे में एक रात निकिता की सास की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उसकी फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी मदद न होने से उसने मजबूरी में रणवीर को फ़ोन लगाया। माँ ने जब तुम्हें जायदाद दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम निभाओ। मैं तो वैसे भी नालायक औलाद हूँ उनकी। 2 टुक बात कहकर रणवीर ने फ़ोन काट दिया। हैरान परेशान निकिता ने फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने कठिन समय में उसका धैर्य और कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, ने उसे अपने अस्पताल में सर्विस का ऑफ़र दिया। निकिता बड़े ही असमंजस में पड़ गई, क्योंकि अभी उसके बड़े होते बच्चों को उसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। पर सास के ये समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वह उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेंगी, वह मान गई। उसके नौकरी करने की दूसरी वजह निस्संदेह पैसा भी था, जिसकी निकिता को अभी बहुत ज़रूरत थी। अब निकिता का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। घर पर सास ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वह आगे बढ़ गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी, पर बीच बीच में रणवीर का उसे घर आकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सास के बहुत समझाने पर उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। रणवीर के बारे में सभी भली भांति जानते थे, सो उसे सास व अन्य सभी के सहयोग से जल्द ही तलाक मिल गया। कुछ साल बीतते बीतते उसकी सास भी चल बसी, पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी
कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया था। अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए उसने विदेश भेजा तथा बेटी का उसके मनचाहे क्षेत्र में दाखिला करवा दिया। अब रणवीर का उससे सामना ना के बराबर ही होता था, पर समय की करवट अभी उसके कुछ और इम्तिहान लेने की आतुर थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को भुलाते हुए सूरज ने विदेश में ही शादी कर कहा वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वह इंडिया भी बस 2 बार ही आया था। निकिता को बहुत मानसिक आघात पहुंचा, पर वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ही जैकी के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की परवाह न करते हुए उसने बेटी की शादी जैकी से ही करने का निर्णय लिया। मुंह पर प्यार से मामा करने वाला दामाद बेगैरत होगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसे दोष देना। अभी कुछ वक्त पहले ही उसने ये फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपयों से दामाद की मदद की थी, परंतु वह तो सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल के रिश्ते वाकई मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो पर अपनी बेटी भी, उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था, फिर भी उनका मन इतना मैला क्यों है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर ढुलकते चले गए। क्या बताएगी कल वह संदीप को अपने अतीत के बारे में? क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है? इससे अच्छा तो ये है कि वह कल संदीप से मिलने ही न जाए। इतने बड़े शहर में संदीप उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन बचपन के दोस्त से मिलने का मोह वह छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में इत्तेफाक से संदीप का मिल जाना उसे बहुत सुकून दे रहा था। संदीप उसके मन के रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। इस उम्र में ये बातें वह कैसे सोच सकती है? क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है? ऐसे तमाम प्रश्नों में उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये कोई वासना जनित प्रेम नहीं, बल्कि किसी अपनेपन के एहसास से जुड़ा मात्र एक सद्भाव ही है, जो अपना दुख दर्द एक सच्चे साथी के साथ बांटने को आतुर हो रहा है। वह साथी जो उसे भली भांति समझता था और जिस पर वह आंख मूंदकर भरोसा कर सकती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे से ही बेटी ने माँ माँ कहकर उसे आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सही भी है, वह एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना वेतन के। फिर भी वह मुस्कुराकर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। उसे देख बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों माँ, कितनी देर तक सोती हूँ? आपको तो मालूम है मैं सुबह सुबह आपके हाथ की ही चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ शैली, कहकर उन्होंने उधर से निगाह फेर ली। बेटी की बनावटी हंसी ज़्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी। घर का सब काम निपटाकर नियत 5 बजे निकिता घर से निकल गई। पार्क पहुंचकर देखा तो संदीप उसका इंतजार करता दिखाई दिया। आओ निक्की, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, संदीप ने प्रसन्नता व अपनेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई संदीप? क्या तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा? हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ा। संदीप रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। थोड़ी ही देर में वह दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हंस हंस कर दोनों का बुरा हाल था। तभी संदीप ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अब कैसी हो? निकिता, मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? कुछ अपने आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से, कहते हुए निकिता ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह इधर करके कहना। संदीप अब असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ, तुम मुझसे छिपा नहीं सकती अपनी बेचैनी व छटपटाहट। कुछ तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, मैंने कल ही नोट कर लिया था। जब तुमने हमें देखकर भी नहीं देखा, तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना ये साफ दर्शा रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर मेरी नज़र जैसे ही पड़ी मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, किस हाल में हो तुम? अपने बारे में पूरा सच, और हाँ, ये जानने का मुझे पूरा हक भी है, संदीप कहती हुई निकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर पति की बेवफाई, अपनी घुटन सास ससुर, अपने बच्चों व उनकी परवरिश के बारे में पूरी एक कहानी की तरह उसे सुना डाला। ओह, तुम जिंदगी भर इतना झेलती नहीं, एक बार तो अपने भैया भाभी को ये बताया होता। क्या बताती संदीप? मेरा सुख ही तो उनकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही थी, उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती। चलो, जो भी हुआ जाने दो, आओ मेरे घर चलते हैं, संदीप उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं संदीप, आज तो बहुत देर हो चुकी है, शैली परेशान हो रही होगी, फिर किसी दिन चलूँगी तुम्हारे घर। संदीप के अचानक से हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी अचकचा गई। तुम आज ही चलोगी? बहुत परेशान हुई आज तक,
अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। कहते हुए संदीप उठ खड़ा हुआ। संदीप की जिद के आगे बेबस निकिता कुछ संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बड़ी ही आत्मीयता के साथ संदीप की बहुओं ने निकिता का स्वागत किया। कुछ देर के लिए निकिता जैसे अपने आप को भूल ही गई। संदीप के पोते के साथ खेलते खेलते वह खुद भी छोटी सी बच्ची बन बैठी। वहीं बातों बातों में संदीप की बहू से उसे पता चला कि उसकी सासू माँ अर्थात संदीप की पत्नी का देहांत 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुका है। उस दिन संदीप का जन्मदिन था और वह संदीप के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करने ही बाहर गई थी। ये सुनकर निकिता चौंक उठी। उसे संदीप के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। संदीप उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। संदीप, तुम्हारे पोते और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बहुत खुश हो तुम। अरे अभी तुम हमारे जय वीरू से नहीं मिली हूँ। जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर कभी। कहते हुए संदीप लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलोगी, संदीप ने उसे पुकारा। हाँ देखो अब कब मिलना होता है, निकिता ने कुछ बुझी सी आवाज़ में कहा। अरे इतने पास तो हमारे घर है और मिलने के लिए इतना सोचोगी। कल शाम को मिलते हैं ना पार्क में, संदीप ने जोर दिया। ठीक है संदीप, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ जैसा भी संभव होगा। कहते हुए लंबे डग भरते हुए वह लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे शैली की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वह जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वह फिर संदीप के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार है संदीप का। उसके बेटे बहू कितना मान देते हैं उसे। कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा, पर उसने तो सिर्फ तस्वीरों में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा सूरज से कि इंडिया आ जाओ, पर वह तो सब भुला बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए ही एक बार आ जाता तो वह अपने पोते और बहू को जी भरकर देख लेती और उन पर अपनी ममता लुटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका है। एक गहरी आह निकली उसके दिल से। संदीप की खुशहाली देखकर शायद उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई देने लगी थी, परंतु अब वह संदीप से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बेटी से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो, बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर। आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उससे जुड़े किसी भी संबंध में खोट ही नज़र आएगा। पर संदीप को मना कैसे करें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो बच्चों जैसा साफ था। अजीब सी उधेड़ बुन में फंस चुकी थी। सुबह उठकर वह फिर रोज़मर्रा के काम में लग गई। 11 बजे मोबाइल बजा। देखा तो संदीप का नंबर था। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, नहीं तो बेटी के सवाल शुरू हो जाते। उसने संदीप का फ़ोन नहीं उठाया। इस कशमकश में पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय पीने बैठी थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा उठा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। संदीप को दरवाजे पर खड़े देख उसका हलक सूख गया। अरे आओ संदीप, उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। संदीप ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बड़ी ही सहजता से उसने निकिता के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। ये बात सुनते ही निकिता चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती उससे पहले ही संदीप ने कहा, वह जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। निकिता का कोई भी फैसला उसे मान होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार संदीप के प्रति बेहद रूखा रहा। संदीप के जाते ही बेटी ने उसे आड़े हाथों लिया और कहा, ये यहाँ तक कह दिया, माँ क्या यही गुल खिलाने के लिए आप दिल्ली से यहाँ आई थी? अब तो आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। दामाद ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव ही उसे आहत करने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर निकिता फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे उन अपने द्वारा जलील किया जा रहा था जिनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उसने दांव पर लगा दी थी। उसका मन आज चीतकर
उठा। उसे संदीप पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। इतनी जल्दी ये सब अभी कल परसों ही मिले हैं। उससे बिना पूछे बिना बताए संदीप ने खुद ही ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसकी परेशानियां और परिस्थिति देखकर ही संदीप ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानती थी। बिना किसी लागल पेट के वह अपनी बात सामने वाले के पास ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी ने कई झंझावत देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी के विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए ही हुआ है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है सिवा एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? जीवन की एक रास्ता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना समय मानकर। क्या सिर्फ इसीलिए कि ये बच्चे आगे चलकर उसके इस तरह धिक्कारे? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी कहने से पहले बेटी और दामाद को उससे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जाना है, लेकिन वह भी किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही है? अरे ये तो वही बेटी है जिसने अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी समझा है। उससे किसी भी तरह की इज्जत की उम्मीद करना मूर्खता ही तो है। जो माँ को 2 रोटी भी जायदाद हासिल करने के लिए लालच से खिला रही हो, वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से इज्जत चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपनी इज्जत करना सीखना होगा, अन्यथा ये सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठी। घड़ी में रात के 9 बज आए। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनने का तो कोई सवाल नहीं था, शायद इसीलिए खाना खाने बाहर गए हों। शांत मन से उसने बहुत सोचा, हाँ संदीप ने ये जानबूझकर किया है। अगर वह इससे इस बात का जिक्र भी करता तो वह कभी राजी नहीं होती, खुद ही साफ शब्दों में इनकार कर देती और अपने बच्चों की इस घिनौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कभी बदलती ना होती, उसके मन का आईना साफ हो सके। इसलिए संदीप ने उसके ऊपर उस जमी धूल को झटकने की कोशिश की है। अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। निकिता ने मुस्कुराकर ज़िंदगी को गले लगाने का निश्चय कर संदीप को फ़ोन किया। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उसका प्रिय गीत उसके होठों पर अनायास ही आ गया। गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी, इस बात से बेफिक्र कि बाहर उसकी बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। निकिता ने दरवाज़ा खोला। बाहर संदीप खड़े थे। निकिता ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और भीतर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय अपनी बेटी व दामाद से कराया। ये हैं तुम्हारे होने वाले पापा। हमने आज ही शादी करने का फैसला लिया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो। बिना ये देखे कि उसमें अचानक आए इस परिवर्तन से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं। 50 साल की निकिता संदीप का हाथ थाम उसके साथ चल पड़ी अपनी नई ज़िंदगी की ओर। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए।